Hi, this is Adiba and today we will discuss about gymnosperm. जिम्नोस्पर्म बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, जिम्नोज एंड स्पर्म। जिम्नोज का मतलब होता है जिसमें नेक्ड विदाउट कवरिंग, और जो स्पर्म का मतलब है वो है सीड। सबसे पहले जो ये टर्म दी थी थियोफ्रास्टस ने दी थी अपनी फेमस बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स के अंदर। इसने ये टर्म उन प्लांट्स के लिए यूज करी थी जो अनप्रोटेक्टेड सीड रखते हैं अपने पास, मतलब जिनके अनप्रोटेक्टेड सीड होते हैं, जिनके सीड विदाउट कवरिंग होते हैं, जिनकी ऊपर कोई जो सिंपल जिम्नोज होते हैं मतलब नेक्ड होते हैं। जैसे हम लोग जो एडवांस कैटेगरी एनजीओ की बात करते हैं, एनजीओ में वो सारे फ्रूट्स वगैरह आते हैं जो हम लोग खाते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो जब हम खाते हैं तो हमें पता है उसके अंदर से बीज निकलता है, मतलब जो बीज है वो पूरी तरीके से कवर है अंदर। फ्रूट के अंदर बीज हमारा अच्छे से कवर होता है। लेकिन जो जिम्नोज वाले प्लांट होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट है, इनमें सीड की कोई कवरिंग नहीं होती, सीड इनके नेक्ड होते हैं। तो वर्ड यहीं से मिलके बना है, नेक्ड सीड वाले प्लांट। अभी ऐसे प्लांट जिसके पास फ्लावर नहीं आए लेकिन सीड आ चुके हैं, लेकिन उनकी कोई कवरिंग नहीं है। अगर हम सीड के बेसिस पे देखें तो विद और विदाउट कवरिंग हम लोग दो मेजर कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब कवर वाली, कवरिंग के अंदर वाली चीज, और स्पर्म मतलब सीड, मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड कवरिंग के अंदर रहते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेक्ड विदाउट कवरिंग, ऐसे प्लांट जिनके सीड विदाउट कवरिंग होते हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लांट और स्पर्मेटोफाइट है वो उसे डिवाइड करके दो सब ग्रुप के अंदर रखा है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अगर हम ओव्यूल की बात करें, जिम्नोस्पर्म का फ्रीली एक्सपोज्ड होता है, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं नेक्ड सीड है, तो ओव्यूल भी इसका फ्रीली एक्सपोज होगा, बिना किसी कवरिंग होगा, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वाइल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, वेयर एंजियो का मतलब होता है वेसल, या फिर हम लोग कहें कि हिडन छुपा हुई चीज, एंड स्पर्म का मतलब है सीड। द ओव्यूल आर इनक्लोज्ड विद इन द कार्पल। ओव्यूल जो हमारा होता है, मतलब जो हमारा सीड बनता है आगे जाके मॉडिफाई होकर सीड बनेगा, जो वो पूरी तरीके से अंदर कवर रहता है। दिस ड्यू टू दिस द एंजियोस्पर्म आर Just due to this, the angiosperm are considered as the most advanced type of organism in plant kingdom. इसीलिए हम लोग जो प्लांट की पूरी कैटेगरी करते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस तक सबसे हाईएस्ट कैटेगरी को हम लोग एंजियोस्पर्म मानते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही ऐसी चीज है जिसके पास हर कैरेक्टर आ चुके हैं। एल्गी से जब हमने देखा डेवलपमेंट, जब हमारा स्टार्ट हुआ है, एल्गी बिल्कुल थैलस थी, थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा के अंदर हमने उसे रखा, क्यों? क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर था, मतलब बिल्कुल सिंपल था, कारपेट लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी देखकर डिमार्केशन नहीं कर सकता कि रूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है उसकी, और उसका शूट कहाँ है। उसके बाद जो ब्रायोफाइट आए तो हमने कहा कि अभी प्रॉपर रूट नहीं आया, प्रॉपर लीव्स नहीं आए, प्रॉपर इसकी स्टेम नहीं आई, हालांकि रूट लाइक, शूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ चुका है। उसके बाद टेरिडोफाइट आए, हमने उसमें फिर एक अगर अलग कैरेक्टरिस्टिक की बात की, वो बात की हमने कि इसके अंदर वस्कुलर कैरेक्टर आ चुका है, मतलब इसके अंदर कंडक्शन हो जाएगा। इसके अंदर जो रूट है, रूट पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, वो लीव्स तक जाएगा। इसी तरह जो लीव्स है, लीव्स क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी, मतलब फूड की प्रिपरेशन करेंगी, वहां से फूड हमारा रूट तक ट्रांसफर होगा। तो ये कंडक्शन वाला जो काम है वो हमारा टेरिडोफाइटा के अंदर आ गया था। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म जो आज हम लोग कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें नया कैरेक्टर देखने को मिला, सीड। लेकिन इसके बाद जो एडवांस कैटेगरी आएगी एंजियोस्पर्म, उसके अंदर फ्लावर भी आ चुके होंगे। जिम्नो को हम लोग सिंपल टर्म में नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ये अभी सीड आ चुके हैं, लेकिन अभी इतना कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए कि फ्लावर आ जाए इसके अंदर। तो वही चीज है, कंपेरेटिवली टू एंजियोस्पर्म द जिम्नोज आर लेस एडवांस, उसे लेस एडवांस है, लेस विकसित है। दे आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आगे हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। यही अगर हम हिंदी में देखें, जिम्नोस्पर्म ग्रीक शब्द से मिलके बना है, ग्रीक शब्द जिम्नोज और स्पर्मा। जिम्नोज मतलब वही नग्न या फिर विदाउट कवरिंग, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। स्पर्म हमने बीज से लिया है, इसलिए इसे नग्न बीज के रूप में भी जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म बीज पैदा करने वाले पौधे हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के विपरीत ये बिना फल के बीज पैदा करते हैं, क्योंकि अभी इतना एडवांसमेंट इसके अंदर नहीं आई कि ये अपना
अपने फ्रूट बनाना स्टार्ट कर दे, अपने फ्लावर बनाना स्टार्ट कर दे। ये पौधे शल्कों या पत्तियों की सतह पर डंठलों के अंत में शंकु जैसी संरचना बनाते हुए विकसित होते हैं। जो हम लोग बार बार जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल कोन फीमेल कोन की बात करते हैं, वही चीज उन्होंने यहाँ शंकु बोला है। ये जो अगर हम देखें इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें, जो हमारा मेल कोन बनता है या फिर फीमेल कोन बनता है, बेसिक बनता ही लीव से मिलके है। काफी सारी लीव्स मिलके एक, अगर मेगास्पोरोफिल मिलेंगी तो एक फीमेल कोन बन जाएगा, अगर माइक्रोस्पोरोफिल मिलेंगी तो हमारे पास मेल कोन बन जाएगा। मतलब ये सारे लीव्स कंबाइन होके इस तरह से एक कोन की शेप बना लेते हैं। जिम्नोस्पर्म साम्राज्य मतलब जो जिम्नोस्पर्म का किंगडम प्लांट है, जिम्नोस्पर्म जो हमारा किंगडम प्लांट है और उसका जो सब किंगडम है एम्ब्रोफाइटा से रिलेटेड है। अगर हम इसके एविडेंस देखें तो हमें पता चलता है 390 मिलियन साल पहले जो ये इनका ओरिजिन हुआ है वो पैलाजोइक ईरा के अंदर हुआ था। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये स्लो ग्रोवर होते हैं। अब स्लो ग्रोवर होने की भी इसमें काफी सारी वजह है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, सच एज बाय कटिंग एंड लेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बिना सीड के प्रोडक्शन होना। जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं, हमें कोई अपनी क्रॉप ग्रो करनी है, हम लोग उसके बीज बो देते हैं। जैसे हमें गेहूं लगाना है, हम लोग गेहूं बो देंगे, या फिर हमें कोई भी अगर अलग चीज उगानी है, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, उसको बीज को मिट्टी में डाल देते हैं। इस तरह से फिर हमारी नई क्रॉप ग्रो होती है। लेकिन वेजिटेटिव मीन्स का मतलब होता है अगर हम बिना बीज के प्लांट के किसी और पार्ट से अपना नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है हमारा वेजिटेटिव मीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंजियोस्पर्म में ले, एंजियोस्पर्म में जैसे हमारा रोज आता है, रोज को कभी हमें ऐसा नहीं होता कि रोज के हमें बीज लगाने पड़ेंगे तब जाके हमारा रोज ग्रो करेगा। रोज की सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक कलम को कटिंग करते हैं, उसके बाद उसे ग्रो, वो हमारा नया रोज हम उससे निकाल सकते हैं, उसे ग्रो करके आराम से नया रोज हमारे पास आ सकता है। मतलब बिना सीड के भी हम लोग अपनी जो इनके प्लांट्स है, इनकी जनरेशन को, कुछ प्लांट्स की जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये करेक्टर एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ये जो करेक्टर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला है, वेजिटेटिव मीन्स वाला, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता। दूसरी बात, दे आर अनेबल टू ग्रो अंडर वेरिड हैबिटेट। इससे पहले जो हमने टेरिडोफाइटा वाली कैटेगरी की थी, हमने कहा था कि हर जगह हर तरह के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, हर जगह। इससे पहले ब्रायोफाइटा में भी हमने यही चीज की थी कि मैक्सिमम हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म की बात आती है तो जिम्नोस्पर्म में कहते हैं कि अनेबल टू ग्रो। जिस तरह से हम इंसानों में नेचर होता है, कई हर जगह खुद को सेटल कर लेते हैं, कई इंसान नहीं कर पाते खुद को, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जब तक उन्हें कोई स्पेशल चीज ना मिले वो उन्हें सही नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है, काफी सारे प्लांट्स हर जगह ग्रो कर जाते हैं, लेकिन काफी सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। जब तक उन्हें अपना प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले, जब तक प्रॉपर ह्यूमिडिटी ना मिले, जब तक प्रॉपर पीएच ना मिले, जब तक उनका प्रॉपर उनकी उन्हें जिस तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो ना मिले, हर जो उनकी एक ग्रो करने वाली कंडीशन है अगर वो नहीं मिलती तो ये ग्रो नहीं कर पाते। दे आर एबल टू ग्रो ऑन सम स्पेसिफिक हैबिटेट एंड कंडीशंस। वही बात है, इन्हें स्पेसिफिक अपनी चीज चाहिए कि इस तरह का अगर मिलेगा तभी ये ग्रो करेंगे। इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं स्लो ग्रोवर, क्योंकि हर जगह नहीं ग्रो करेंगे। जब तक इन्हें ना मिलेगा अपनी पसंद की चीज, अपने पसंद का इन्वायरमेंट, तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है दे हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्जल। अब एक तो ये स्पेशल इन्वायरमेंट चाहते हैं, जब तक इन्हें स्पेसिफिक ना मिले तब तक ये ग्रो नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये, इनका जो डिस्पर्जल होता है सीड का वो भी काफी स्लो होता है, एंड कैन बी डिस्पर्स ओनली बाय विंड, एनिमल्स एंड बाय ह्यूमन बीइंग। एक और इसमें करेक्टरिस्टिक ये इस वजह से होता है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। यूनिसेक्सुअल जैसे हम ह्यूमन लोग होते हैं, हम ह्यूमन के अंदर सिंगल सेक्स होता है, या तो फीमेल होगा या मेल होगा। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है कि उसमें ऊपर मेल है नीचे फीमेल है, एक ही बॉडी रहती है। लेकिन प्लांट की अगर बात करें, प्लांट के अंदर हमें दोनों तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं।
बाइसेक्सुअल प्लांट भी मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें किसी दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं होती अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ प्लांट्स का नेचर हम लोगों की तरह भी होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल, उन्हें जरूरत पड़ती है किसी दूसरे की, किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरी एजेंसी की। मतलब जैसे एक मैंगो का पेड़, सॉरी मैंगो हमारा बाइसेक्सुअल है, पपाया का अगर एग्जांपल ले ले, पपाया हमारा यूनिसेक्सुअल के अंदर आता है। अगर पपाया का एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ 1 किलोमीटर दूर है, तब उनका जो रिप्रोडक्शन करना है, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, रिप्रोडक्शन मेल फीमेल के अंदर ही होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी का सहारा लेते हैं, जैसे बाय एयर वो अपने बीज को पास कर रहे हैं, या फिर बाय वाटर उनका पास हो रहा है, या फिर कोई एनिमल यहाँ से एक जगह से खा के दूसरी जगह एक्सक्रीट कर रहा है। तो इस तरह से इनका जो रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कहते हैं कि दे हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड, क्योंकि अगर देखो चीज, अगर हमारे पास जो हमारा प्लांट है अगर बाइसेक्सुअल है, तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि जनरेशन आगे बढ़ती रहे, बीज के खोने के, वेस्ट होने के चांस ही नहीं है। एक ही प्लांट है, उसी के अंदर मेल और फीमेल है। लेकिन सोचो अगर किसी चीज को दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, अगर किसी प्लांट के बीज बहुत छोटे हैं, हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जितना वो प्लांट तक पहुंचेंगे उससे ज्यादा वो रास्ते में वेस्ट हो जाएंगे, इधर उधर वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन का जो इनका एक कॉलोनी बनने का प्रोसेस है, इनका जो नंबर बढ़ने वाली चीज है, वहां पर भी ये डिक्रीज हो जाता है इनका नंबर। Most of the gymnosperm are terrestrial or land-loving and unable to grow in aquatic habitat except a few. हम लोग जनरल की बात करते हैं तो यही है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं जो ज्यादातर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं और पानी के अंदर ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ फ्यू हम लोग अभी भी छोड़ के रखते हैं जो पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। दे lack vessel in xylem and companion cell in phloem. जाइलम एंड फ्लोएम की हमने कल भी बात की थी। ये हमारा एक वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर मतलब हमारा कंडक्शन का काम करता है, कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। जो मिट्टी है, जो जड़ें हैं हमारी, वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, पानी हमारा ऊपर तक जाएगा। इसी तरह जो हमारी लीव्स है वो खाना बनाएंगी और खाना फिर हमारा नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो हमारी लीव्स है, लीव्स हमारी एक्लोरोफिलस होती है। तो जो ये जिम्नोस्पर्म वाली कैटेगरी है, द लैक वेसल इन जाइलम। अब हम अगर जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें, ये चार तरह की सेल से मिलकर बना होता है। उसमें एक सेल्स होती है वेसल, एक तरह की जो सेल्स होती है वो वेसल होती है। इसी तरह फ्लोएम में बात करें, फ्लोएम भी 4 तरह की सेल से मिलकर बना है, और जो इसमें सेल होती है, एक होती है कंपेनियन सेल। तो अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, उन दोनों में ये एब्सेंट होती है, ये दोनों चीजें जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट रहेंगी। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर यूनिसेक्सुअल। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, वही बात जो हमने पहले कर ली। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी, चांसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन रिड्यूस। अगर बाइसेक्सुअल होता है तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब जरूरत ही नहीं है। हमने देखा कि ये यूनिसेक्सुअल है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है, दूसरे की जरूरत पड़ती है। As wind is the main source of pollination, hence maximum amount of pollen grains are wasted. यही है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना है, तो जितना उस प्लांट तक पहुंचेगा उससे ज्यादा वो रास्ते में वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जो क्रॉस पोलिनेशन वाले प्लांट होते हैं उनका नंबर हमें कम देखने को मिलता है। मूल रूप से जिम्नोस्पर्म हमारे ऐसे पौधे हैं जिनमें एंजियोस्पर्म के विपरीत जो अंडाशय दीवार के भीतर संलग्न नहीं होते, वही मतलब बिना कवरिंग के होते हैं। निषेचन से पहले या बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले हो या बाद की बात हो, बीज हमेशा खुला ही रहेगा हमारा। जिम्नोस्पर्म का तना शाखित या अशाखित हो सकता है, मतलब जो स्टेम है वो हमें ब्रांचिंग भी मिल सकती है, अनब्रांच्ड भी मिल सकती है। जैसे साइकस में हम देखें अनब्रांच रहती है, लेकिन अगर हम पाइनस की बात करें, पाइनस में हमें प्रॉपर ब्रांचिंग मिलती है। जिम्नोस्पर्म का तना जो मोटी छल्ली सुई जैसी पत्तियां और धसे हुए रंध्र, ये क्या करते हैं, पौधों में पानी की कमी की दर को कम करते हैं। बेसिक आप लोगों ने देखा होगा जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट के अंदर हमें हम देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा वो यूकेलिप्टस वहां पर होता है हमारा, तो उसका अगर उसकी लीव्स को ध्यान से देखे
उसके स्टेम को ध्यान से देखें तो काफी मोटी गद्देदार दिखती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, क्योंकि पता है डेजर्ट वाली कंडीशन के अंदर ग्रो करना है। डेजर्टी कंडीशन में पानी की कमी रहती है, इसलिए वो पानी को खुद ही स्टोर करके रखती है। जैसे कैमल का एनिमल में हम लोग बात करते हैं कि कैमल क्या करता है, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है डेजर्ट के अंदर रहना है और डेजर्ट में पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह से वो उनकी अडेप्टेशन है, उनकी मॉडिफिकेशन है, वो इस तरह से अडेप्ट हो चुकी है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है। जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन प्लांट के अगर हम लीव्स देखें तो यहाँ के कंपैरिजन में उनके प्लांट क्या होंगे, उनकी लीव्स गद्देदार होती हैं, या फिर पूरी लीव्स की बजाय, जैसे यहाँ का हम अगर मैंगो का एग्जांपल है, मैंगो का कितना बड़ा पत्ता होता है, लेकिन अगर हम किसी सूखी कंडीशन में जाए जहां पर पानी की कमी रहती है, वहां पर लीव्स क्या होंगी, हमें पतली बिल्कुल कांटे जैसी पत्तियां दिखेंगी। या तो वो गद्देदार होंगी या फिर कांटे जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रांसपीरेशन होना है। ट्रांसपीरेशन मतलब पानी निकलेगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है पत्तों से पानी का निकलना। इन्वायरमेंट के अंदर जो पानी रिलीज होता है पत्तों से, पानी जो वेपराइज होता है, उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा मतलब उतनी पानी वहां से वेस्ट होएगा। ट्रांसपीरेशन जरूरी है, लेकिन इससे पानी काफी वेस्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको एक नेसेसरी इवल भी बोलते हैं। क्योंकि ये है इवल, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही इनकी एडेप्टेशन है। मोटी छल्ली, सुई जैसी पत्तियां, धसे हुए रंध्र, मतलब जो स्टोमेटा होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, वो अंदर की तरफ होते हैं, धसे हुए होते हैं, जो पानी की कमी को एक तरह से ओवरकम करते हैं। जिम्नोस्पर्म के परिवार मतलब जो इसकी फैमिली है, इसके अंदर हम लोग कॉनिफर की बात करते हैं, साइकेड होता है, गनेटोफाइट्स होते हैं, जिंगोफाइटा डिवीजन, जिंको बिलोबा, ये इसकी अलग अलग तरह की इसके अंदर स्पीशीज पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म का अगर हम जल्दी से इसके पॉइंट्स की बात करें, सब डिवीजन ऑफ सीड बियरिंग प्लांट की है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब सीड। प्लांट ऐसे है ये जो नेक्ड सीड होता है, जिनके पास जो ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर मेच्योर हो जाता है। और कहाँ पर होता है? मेगास्पोरोफिल के अंदर होता है। थियोफ्रास्टस ने टर्म दी थी, और इसने किन के लिए यूज किया था? अनप्रोटेक्टेड सीड के लिए। जियोबियल ने कहा था फिनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। और अगर हम इसकी स्पीशीज की बात करें, 720 स्पीशीज आज की डेट में 720 स्पीशीज जिम्नोस्पर्म की पाई जाती है। बहुत सारी जिसमें से एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, फॉसिलाइज्ड भी हो चुकी है, मतलब अब लुप्त हो चुकी है, ऐसी कैटेगरी भी है। और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। कनेक्टिंग लिंक का क्या मतलब है कि ये दो के बीच में काम करता है। जैसे हम लोग कहें कि 8th क्लास है, एक 10th क्लास है, तो इनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो 9th है। 9th से पहले 8th आती है और 9th के बाद क्या आता है? 10th क्लास आती है हमारी। इसी तरह अगर हम प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट में सबसे पहले एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म। मतलब जो जिम्नोस्पर्म है, किन दो के बीच में? टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। इसलिए ये बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें, ये फूल पैदा नहीं करते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हम इन सिंपल टर्म में बोल देते हैं। फल के अंदर बीज नहीं बनते, वो नग्न रहते हैं, बिना कवरिंग के रहते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बर्फबारी होती है। सुई जैसी पत्तियां विकसित होती है। ज्यादातर देखा होगा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पत्ते हमें नुकीले वाले पत्ते मिलेंगे। ड्राई कंडीशन रहती है वहां पर। ये 12 मासी या लकड़ी वाले होते हैं जो पेड़ या झाड़ियां बनाते हैं। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में हमें श्रब वाली कंडीशन मिलती है, झाड़ी वाली चीज मिलती है बजाय की ग्रीनरी वाली चीज के। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, मतलब चीजें बाहर से दिखने में कैसी है। मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव ऑर्गन किसी भी हम प्लांट की बात करते हैं, दो तरह के ऑर्गन होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे हम लोग स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा जिसके लीव्स है, स्टेम है और इसके रूट है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। मतलब जरूरी इनके बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते जितना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देते हैं।
तो हम लोग पहले वेजिटेटिव ऑर्गन के मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। ये दिखने में कैसे है, इसके जो लीव्स है, इसके जो रूट है, इसका स्टेम है, वो दिखता कैसा है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग टॉल ट्रीज, इसके पास लंबे पेड़ होते हैं, श्रब होते हैं मतलब झाड़ियां होती है, क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स मतलब बेल टाइप, जैसे लोकी तोरी का हम लोग देखते हैं बेल होती है, वो क्लाइंबर्स होता है। इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 70 जेनेरा एंड 725 स्पीशीज। There are complete absence of herbs and climbers. ये कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नॉट रिपोर्टेड इन दिस ग्रुप बट ओनली बुलबिल्स इज नोन इन सम साइकस एज मीन्स ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम लोग पहले ही डिटेल से बात कर चुके हैं कि ऐसे प्लांट जो बिना सीड के ग्रो कर जाते हैं, रोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, रोज की कलम लगाओ रोज हमारा ग्रो कर जाएगा, मतलब बिना सीड के वो अच्छा ग्रो कर रहा है। Generally, they possess taproot, but sometimes mycorrhizal and corolloid root. जनरली ये कहते हैं कि इनके पास टैप रूट होता है। टैप रूट का मतलब प्राइमरी रूट, ऐसी रूट जो सीधा जमीन के अंदर जाके पेनिट्रेट करती है। और कई बार एक एडिशनल कैरेक्टर हमें साइकस में देखने को मिलता है माइकोराइजल रूट का। प्रेजेंट इन सम जेनेरा। स्टेम की अगर हम बात करें, स्टेम जो होती है मे बी एरियल मतलब अंडरग्राउंड नहीं होगी, ऊपर होगी। इरेक्ट मतलब सीधी होगी। अनब्रांच्ड, जैसे साइकस की बात कर ले, साइकस के अंदर अनब्रांच रहती है। और एरियल इरेक्ट ब्रांच होती है पाइनस या फिर सिट्रस के अंदर। इन जिम्नोस्पर्म द ब्रांचेस में भी टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दियर ब्रांचिंग सिस्टम। जो ब्रांचिंग होती है वो भी दो तरह से हो सकती है ब्रांचिंग सिस्टम के बेस पे। दे मे बी इधर टू टाइप एज इन पाइनस का अगर हम केस देखें, इसमें लॉन्ग शूट होता है एंड ड्वार्फ शूट होता है एट द अपेक्स एंड कलेक्टिवली नोन एज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर बोलते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, जो इनका प्रजनन होता है, ये किसके थ्रू होता है, शंकु। मतलब इनका जो प्रजनन संरचना है वो कौन बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। मेल कौन और फीमेल कौन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, बीजों में भ्रूणपोष होता है, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भोजों का भंडारण होता है एक तरह से। जैसे मान ले जो हम लोग हाईएस्ट कैटेगरी में एंडोस्पर्म की बात करते हैं कि फूड को स्टोर करता है, जो हमारा नया जाइगोट बन रहा है उसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे सके। इसी तरह इन बीजों में भी होता है। इन पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं मतलब वस्कुलर टिश्यू रहता है। ये पोषक तत्वों और पानी के परिवहन में मदद करते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है और हमारा पानी है उसके परिवहन मतलब उसके ट्रांसफर में मदद करते हैं। जाइलम में वही इकाई नहीं होती, फ्लोएम में कोई साथी कोशिकाएं, छलनी नलिकाएं नहीं होती। वही चीजें है मतलब कंपेनियन सेल हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इसके अंदर एब्सेंट होती है और जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव सेट ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड, सबसे पुराना सेट ऑफ प्लांट है जो सीड को प्रोड्यूस करता है। इसके पास फ्लावर और फ्रूट नहीं होते। प्लांट इज स्पोरोफाइट, प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं समझने वाली चीज इसमें कि जो मेजर हम लोग बेसिक इसकी बॉडी को मानते हैं वो स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब कौन को प्रोड्यूस करती है, मेल कौन या फिर फीमेल कौन। प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो तरह के स्पोर, हेट्रो मतलब डिफरेंट तरह के स्पोर। टू टाइप ऑफ कोन, जो स्पोर है वो कहाँ से निकलते हैं, टू टाइप ऑफ कोन से मिलके बनते हैं। टू टाइप ऑफ कोन जो बनते हैं टू टाइप के स्पोरोफिल से मिलके बनते हैं। एंड जो स्पोरोफिल क्या बनते हैं, दो तरह के स्पोर से मिलके बनते हैं। अगर मेल कोन की बात करें, मेल कोन किससे मिलके बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से। मतलब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक कोन की शेप बना लेते हैं, ट्रायंगल की शेप बना लेते हैं। एंड जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके ऊपर क्या रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या रहते हैं, माइक्रोस्पोर रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो मेल कौन बनता है माइक्रोस्पोरोफिल से मिलके बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या रहता है, माइक्रोस्पोर रहता है। सेम यही चीज फीमेल की बात करें, फीमेल कैसे बनता है, मेगास्पोरोफिल से मिलके बनता है। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया होते हैं। एंड मेगास्पोरेंजिया हमारा क्या बनाते हैं, मिलके मेगास्पोर्स बनाते हैं।
मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोर होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड एंडोस्पर्म से बनता है हमारा। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका जो जीवन चक्र है अगुणित या फिर द्विगुणित दोनों होता है, मतलब वही चीज स्पोरोफाइट या फिर गैमेटोफाइट। पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती है, एक बार स्पोरोफाइट एक बार गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इसमें छोटा फेस होता है और जो स्पोरोफाइट होता है बड़ा बड़ा फेस होता है, मतलब लाइफ साइकिल इसके दोनों आएंगे इसकी लाइफ साइकिल के अंदर, स्पोरोफाइट भी गैमेटोफाइट भी। लेकिन इसके जो लाइफ साइकिल है ज्यादातर टाइम में क्या रहेगा, स्पोरोफाइट रहेगा, थोड़े टाइम के लिए क्या आता है, गैमेटोफाइट आता है। जो प्रजनन अंग है आमतौर पर शंकु होते हैं, वो कौन होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब हम अगर लीफ की बात करें, जो लीफ होती है जिम्नोस्पर्म की, ये इसके पास माइक्रोस्पोरोफिलस भी होता है और मेगास्पोरोफिलस भी होता है। माइक्रोस्पोरोफिलस माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल को हम लोग एक तरह से स्टेमन और कार्पल वाला मान सकते हैं। जिस तरह से हम हायर प्लांट की बात करते हैं, हायर फ्लावर के अंदर जिस तरह से हम कहते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कार्पल है। इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर स्टेमन और कार्पल अभी नहीं बने क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। उसकी बजाय यहाँ पर क्या बन गए हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, चीजें वही है। The microsporophilous leaves are large and well developed and their vascular supply always leaves a leaf gap in the stem steel is another characteristic feature of gymnosperm। ये कहते हैं कि अगर माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें, ये हमेशा बड़ी होती है, अच्छे से डेवलप होती है, इसके अंदर प्रॉपर वस्कुलर सप्लाई जो होता है वो क्या करता है, लीफ गैप बन जाता है। और इसमें एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या होता है, इसके पास स्टील प्रेजेंट होती है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड और एंड वेरी इन शेप साइज एंड फॉर्म, मतलब सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी हो सकती है, काफी सारे पत्ते एक साथ अरेंज भी हो सकते हैं। एंड माइन्यूट स्केल लीफ टू सेवरल फीट लॉन्ग मेगास्पोरोफिल, बिल्कुल छोटे पत्ते से लेकर बड़े पत्ते तक इसमें होता है। जिम्नोस्पर्म शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन लीफ वेनेशन, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को शो करते हैं लीफ वेनेशन के अंदर। इट में भी पैलर भी हो सकते हैं, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं, डाइकोटमस भी हो सकते हैं। द लीव्स आर ऑलवेज एवरग्रीन एंड पोजेस मोस्टली रेजिन कैनाल एज इन पाइनस सेड्रस एंड एबीज, ज्यादातर एवरग्रीन रहते हैं और उसके अंदर रेजिन कैनाल होती है। जो लीव्स होती है, लीव्स ऑफ नीटेल्स लाइक रेजिन पासेज लैक रेजिन पासेज बट नेटम पोजेस लेटेक्स ट्यूब, मतलब जो अगर हम निटेल की बात करें इसके पास रेजिन नहीं होता, निटम क्या करता है, लेटेक्स रहता है इसके पास। अभी हमने जो वेनेशन की बात की, पैलर मतलब कई सारे पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें पैलर वेनेशन होती है, जैसे शुगर केन का अगर हम पत्ता देखें उसका पत्ता में दिखता है सीधी लकीरों वाला है, मतलब पैलर वेनेशन है। हालांकि वो एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें एक चीज बस समझने के लिए कि पैरेलल वेनेशन हम बोलते हैं किसी है जिस ऐसे पत्ते जो सीधी लकीरें वाले होते हैं। रेटिकुलेट जैसे मैंगो का पत्ता है, नॉर्मल पूरा जाला सा दिखता है हमें उस पे लकीरों का, तो रेटिकुलेट वेनेशन है। डाइकोटमस मतलब दो में डिवाइड होती है, दो तरह से हो सकती है। लीफ अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में बी वर्ल्ड, अब ये पत्तों का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, नोड हम लोग बोलते हैं, जैसे शुगर केन है, शुगर केन में अलग अलग जैसे पार्ट होते हैं, बीच बीच में लकीरें दिखती है हमें, वो पोर्शन हमारा होता है नोड। तो ये कहते हैं कि अगर पत्ते कहाँ से अराइज होते हैं, पहली बात तो नोड से अराइज होते हैं। अगर नोड पर एक पत्ते की बजाय काफी सारे पत्ते सर्कल बना के अरेंज है, तब हम उस चीज को बोलते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट, जिसका एग्जाम्पल है सीड्रस। अपोजिट ऑफ डेकोसीड, मतलब अगर पत्ते हमारे एक नोड पे दो पत्ते लगे हैं, दोनों अपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तब हम उसे बोलते हैं अपोजिट। डेकोसेट भी वही चीज है, अरेंजमेंट बस डिफरेंस हो जाता है 90 डिग्री के एंगल पे। और स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल होता है मतलब एक नोड पे लेफ्ट साइड, दूसरी नोड पे राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, मतलब स्पाइरल बनाते हुए चलता है। सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, बाइफिड मतलब एक पत्ता होगा जो ऊपर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, दो ब्रांचिंग से निकले होंगे इसके। एंड बायोफेशियल लीफलेट ऑफ साइकस, जेमिया एंड नेटम लीव्स,
Likewise, leaves, the system of arrangement of vascular bundle also show great variation. अब leaves का हमने देखा इतनी अलग अलग तरह से वेरिएशन है, इतने अलग अलग तरह से इनका अरेंजमेंट है. इसके बाद ये कहते हैं कि जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल भी बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं. In young stem, the leaves of discrete vascular bundle, the leaf base remain permanently meristematic while the tip drying out. जो लीफ का बेस होता है वो ग्रो करता रहता है और जो हमारा टिप होता है वो हमारा जल्दी डिग हो जाता है. नर शंकु मतलब मेल कोन की अगर हम बात करें, इनमें माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम अगुनेटिव माइक्रोस्पोर बनाते हैं जो सूक्ष्म बीजाणु विकसित होकर नर युग्मक बनाते हैं, मतलब मेल गैमेट बनाएंगे. और उसके बाद फिर ये इसमें से कुछ एक्टिव रहते हैं, बाद में वो वेस्ट हो जाते हैं, बाकी सारे इनएक्टिव हो जाते हैं. अगर इसी तरह फीमेल कौन की बात करें, ये मेगास्पोरोफिल इकट्ठा होकर मेल कौन बनाते, फीमेल कौन बनाते हैं. और इसके पास मेगास्पोरेंजियम होता है. मेगास्पोरेंजियम क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है और ये मातृकोशिका का निर्माण करता है. अगर सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ बेसिक हम लोग हायर प्लांट के अंदर देखने को मिलती है चीज. सेकेंडरी जो ये जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ आराम से देखी जाती है. जिम्नोस्पर्म का मतलब प्लांट का डायमीटर इंक्रीज का होना, प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज होना, इस तरह से ग्रोथ होना कि प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज हो. तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है इसकी वजह से प्राइमरी सेकेंडरी वुड बनती है. सेकेंडरी वुड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकेडोफाइटा. वुड क्या होती है, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है और इसके पास पैरेन्काइमा नेचर होता है. वाइल जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोनिफेराफाइटा. ये अलग अलग तरह की इसके पास वुड प्रेजेंट है. और वुड कम्पैक्ट मेडुलरी रेज, जाइलम लैक वुड वेसल एक्सेप्ट इन एफिड्रा एनेटम. जाइलम एंडार्क और एक्सार्क होता है, मतलब ये एक तरह से जाइलम की ही अरेंजमेंट है. जाइलम हमारा दो पार्ट से मिलकर बना है, दो तरह से मिलकर बनता है. प्रोटोजाइलम होता है, एक मेटाजाइलम होता है. अगर हमारा प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तब हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं, सॉरी एंडार्क कंडीशन बोलते हैं. अगर इसका अपोजिट है तब हम उस चीज को बोलेंगे एंडार्क कंडीशन. कॉन्जॉइंट मतलब अगर वस्कुलर बंडल एक दूसरे के साथ जॉइंट है. रेडियल अरेंजमेंट मतलब वो अलग अलग रेडियस पे है. कोलेटरल मतलब सेम रेडियस पे है. एंडार्क हम लोग बात कर चुके हैं. ओपन मतलब दो वस्कुलर बंडल जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है, उनके बीच में एक कैम्बियम रिंग होगी, तब हम उसे जाके क्या बोलते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल बोलते हैं. अब ये प्राग है, मतलब जो इसके फीमेल जो मेल पोर्शन है इसका, या फिर जो भी चीज इसके हम लोग जैसे बड़ी लेवल में पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं. हवा या किसी अन्य प्राकन एजेंट के माध्यम से अंडे तक पहुंचता है. जो मेल पोर्शन है, मेल पार्ट है, वो फीमेल तक हवा या फिर एनिमल के थ्रू या फिर पानी के थ्रू जाएगा. वहां पर और परागकण एक शुक्राणु छोड़ता है, वहां पर एक स्पर्म छोड़ेगा और जो आपस में जुड़ के ये युग्मनज बनाएंगे, जिसे हम लोग सिंपल एक फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं. मतलब मेल गया फीमेल के पास, वहां उसने क्रिएट किया अपना स्पर्म और फिर वहां उनका फर्टिलाइजेशन हो गया. बीज तराजू के रूप में दिखते हैं, जिम्नोस्पर्म के शंकों पर देखा जा सकता है, जिसे हम बार बार कौन बोल रहे हैं. ये हमारे पास अलग अलग तरह के लीव्स का अरेंजमेंट है. इधर हमारा पाइनस की लीव्स है. ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे पास ये वाली चीज ई पोर्शन जो हमारा, ये हमारा अपोजिट वाले लीव्स का एग्जांपल है. ये भी हमारा अपोजिट लीव्स का एग्जांपल है. ये वर्ल्ड अरेंजमेंट है, एक जगह से काफी सारी चीजें अराइज हो रही हैं. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सर्टेन ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म आर एंटायरली एक्सटिंक्ट वाइल अदर आर प्रेजेंट इन लिविंग एज वेल एज इन फॉसिल फॉर्म विद प्रिमिटिव फीचर. ये कहते हैं कि ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी हमारे पास हैं. ये क्या करते हैं, एक्सटेंड, ये इनकी लोकेशन बता रहा है, मतलब किन किन रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगा. थ्रू आउट द टेम्परेट, tropical and even in Arctic zone. Most of the gymnosperm are evergreen xerophytes. The total number of living gymnosperm in the world is approximately number 70 genera and 725 species.
A total of 16 genera and 53 species were reported from India. Maheshwari listed only 14 genera. Lesser number of representatives mainly due to their habitat, as gymnosperm are mainly dwellers of temperate region in India, and such climate was afforded only by Himalayas. मतलब ये अलग लोकेशन बता रहा है कि किस जगह कितनी पाई जाती है, कहाँ कहाँ, और इंडिया में स्पेशली हिमालयन रीजन के अंदर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा मिलते हैं जिम्नोस्पर्म. And gymnosperm are distributed in eastern and western Himalaya, beside in some other region of India. 6 living order of gymnosperm, and out of them 4 are represented in India. 6 लिविंग ऑर्डर है, जिसके में से 4 इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, जिसमें जो इंक्लूड है साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स, एफिड्रेल्स एंड नीटेल्स. नीटेल्स में जी जो हमारा रहता है वो साइलेंट रहता है. The cycadeals are represented by 4 species of cycas in India. जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो पोअरली रिप्रेजेंटेड होते हैं इंडियन फ्लोरा के अंदर. इन द वास्ट पेनिसुलर रीजन ये कुछ स्पीशीज हैं, जैसे साइकस हो गया, पोडोकार्पस हो गया, नेटम, ये पाया जाता है. हाउएवर अगर हम एक्स्ट्रा पेनिसुलर हिमालय की बात करें तो ये मिलता है हमें कनेक्टेड रेंज ऑफ कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इनके अंदर हमें मिलेगा. अमंग जिम्नोस्पर्म डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कैटेगरी, जैसे हमारा साइकेड्स हो गया, कोनिफर्स हो गया, गिंकोगल्स हो गया, ये चीजें हमारी किसके अंदर होती है, कॉनिफेरल्स के अंदर होती है. दिस ग्रुप एज वी नो रिप्रेजेंटेड बाय पाइनस, सीड्रस, एबीज, लेरिक्स, ये सारी हमारे पास अलग अलग तरह की स्पीशीज जो इसके अंदर पाई जाएंगी. कोनिफर्स आर फाउंड predominantly in the Himalaya and are particularly region rich in northwest Himalaya. उत्तराखंड हो गया, हमारा कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया. अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ जाता है जिम्नोस्पर्म का, ये ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. इसमें अलग अलग तरह में जिम्नोस्पर्म का बहुत ज्यादा यूज है. अलग अलग चीजों में अगर हम देखें, इससे काफी सारे तेल बनते हैं, इससे गम बनता है, इससे पेपर बनता है, टर्पेंटाइन, इससे अलग अलग तरह की मेडिसिन बनती है. एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट में यूज कर सकते हैं. मिसलेनियस आइटम, अलग अलग तरह के आइटम हम इससे बना सकते हैं. Gymnosperm are frequently used in parks, garden, and because of their evergreen habitat and symmetrical appearance. साइकस का हमने काफी जगह देखा होगा, हम अच्छी जगह पे कहीं भी जाए हमें साइकस देखने को मिल जाता है. क्यों? क्योंकि उसका मतलब दिखने में वो इतना अच्छा लगता है, डेकोरेशन का काम करता है, एक तरह से सजावट में काम आता है, उसकी अपीयरेंस इतनी सिमेट्रिकल रहती है. दिल्ली ट्री आर यूज्ड फॉर टिम्बर, जो इसके बड़े पेड़ होते हैं वो टिम्बर में यूज होते हैं, बिल्डिंग बनाने में यूज होते हैं, इससे रेजिन बनता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग होती है. दे आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन. अभी हम आगे सारा डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन किस तरह से. इसे परफ्यूम बनता है, वार्निशेस, पेंट्स, एसेंशियल ऑयल. और जो फूड की हम बात करें तो गिंको है, गिंको को चाइना और जापान के अंदर इसे डाइजेशन को सुधारने के लिए, और अगर बहुत ज्यादा वाइन पी लिया, वाइन के उसके इफेक्ट को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है. सीड ऑफ पाइनस जियार्डियाना चिलगोजा जिसे बोलते हैं, इसको एज अ ड्राई फ्रूट यूज किया जाता है. सीड कर्नल्स ऑफ नेटम ओला, ये क्या करता है, इसे तेल बनता है जो इल्यूमिनेशन और मसाज में काम आता है. जो बार्क टैक्सस है, टैक्सस टेकस बगास्टा इज यूज्ड इन मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फेमस भाटिया टी. भाटिया टी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट ही यही होता है हमारा. अब हम सबसे पहले फूड की बात करते हैं. In some part of India, Malaya, Philippines, Indonesia, young succulent leaves of various species of cycas are cooked and eaten as vegetable. काफी जगह ये जो हमने बात की फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया, इनमें क्या करते हैं, साइकस के पत्तों को पकाते हैं, फिर उसके एज अ वेजिटेबल खाया जाता है. और जो फेमस है सागो, जो साबूदाना होता है, स्टार्च इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड सीड ऑफ साइकस एंड यूज्ड एज अ फूड. इसको भी एज अ फूड यूज किया जाता है. मतलब ये अलग अलग स्पीशीज से, साइकस की भी अलग अलग स्पीशीज होती है, जैसे किसी से कोई को हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, किसी को हम लोग एज अ साबूदाना यूज कर रहे हैं, जिसे बहुत फेमस नाम देते हैं सागो. दिस स्टेम स्टार्च ऑब्टेन फ्रॉम
मैक्रोजीमिया सिपिरेटिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर पोल्ट्री डेयरी, मतलब मुर्गी के लिए, फिर दूध वाले जो डेयरी है हमारी उसमें फूड का काम करता है। यही चीज हम इसका अगर देखें तो ऑर्नामेंटल वैल्यू, मतलब जो जिम्नोस्पर्म है सजावटी में काम आता है। इसमें क्या करते हैं, जो बीज में सौंदर्यकरण के लिए सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं, एवेन्यू ट्री के रूप में भी उगाया जाता है, सदाबहार, क्योंकि इनकी सदाबहार प्रकृति मतलब एवरग्रीन है, हमेशा ऐसा नहीं है कि अभी एक मौसम में आएगा पतझड़ में इनकी पत्तियां पूरी झड़ जाएंगी, एवरग्रीन रहता है, हमेशा इसकी पत्ते वैसे ही रहते हैं। धीमी वृद्धि है, ऐसा भी नहीं है कि हमने ग्रो किया बहुत ज्यादा फिर उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया बहुत लंबा पेड़ हो गया, ऐसा नहीं होता। साइकस देखो छोटा का छोटा ही दिखता है। सुंदर समरूपता, दिखने में सुंदर लगता है। इन पौधों से कई बोनसाई भी बनाते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने इसमें दिखा रखा है। पहले चीज हमारी साइकोस, फिर गिंको, फिर हमारे पास पोडोकार्पस है। अलग अलग स्पीशीज है जो डेकोरेशन में काम आती है। अगर हम फूड की बात करें, सोर्स ऑफ फूड, इससे हमें स्टार्च मिलता है, साबूदाना स्टार्च, ये अलग अलग स्पीशीज है। साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रूम्फी, इन तनों के मज्जे पीठ और कोर्टेक्स से मिलता है जो एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं। पाइनस ग्यार्डियाना, जिसे हम लोग चिलगोजा निकलता है जिससे एज अ ड्राई फ्रूट यूज किया जाता है, जिसे बेकरी पर गार्निशिंग के लिए यूज किया जाता है, ऊपर सजावट के लिए यूज किया जाता है। और साइकस की जो लीव्स होती है रिच इन नाइट्रोजन, यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर फॉर राइस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर केन में यूज होता है। मेडिसिन की बात करें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल इंसफिशियंसी, मतलब दिमाग से रिलेटेड जो बीमारी है उसके में यूज होता है। ऑर्नामेंटल की बात करें, वही ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, सजावट के लिए यूज करेंगे। टिम्बर की अगर हम बात करें तो जो कोनिफर्स होते हैं, टैक्सोल होता है, आर मोस्ट इम्पोर्टेंट जेनेरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। Most important genre of gymnosperm, significantly important to produce high quality straight grain, light colored और लाइट वेट, हाई वेट वाली चीजें बनती है। स्ट्रॉन्ग वुड बनता है इन कंपैरिजन टू देयर वेट। दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग कैबिनेट्स एंड फर्नीचर ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो वुड होती है अभी इसकी वो लाइट होती है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। पैकिंग केस में बनाने में हम लोग यूज करते हैं, एयर क्राफ्ट में यूज किया जाता है, प्लाईवुड में यूज किया जाता है, लाइट कैम फर्नीचर एंड ऑल्सो यूज्ड एज हाउस होल्ड मटेरियल। जो जूनिपेरस वुड होता है वो फ्रेग्रेंट, reddish brown and rarely damaged by insect. Cedrus wood is also durable, oily, fragment, insect repellent and rot resistance. इसके अलावा निकोबार द्वीप में साइकस के जो बीज है इसे पेस्ट और केक बनाया जाता है और साइकस, रूम्फी, डियोन एडुले, इन सब के बीजों से हम लोग आटा बनाते हैं, स्टार्च की तरह यूज होता है। साइकेड जो वर्ग है इसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, अगर कोई जहरीली चीजें कभी काट ले तो उसके बाद इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इससे का फिर ब्रेड भी बनता है। भारत के कुछ हिस्से में जो साइकस की अलग अलग स्पीशीज है इसके पत्तों को एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा कुछ स्पीशीज साइकस की ऐसी भी है जो पोल्ट्री और डेयरी के लिए फूड प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद अगर हम टैक्सस की बात करें, टैक्सस इज अ स्ट्रॉन्ग, ऑयली, इलास्टिक, क्लोज ग्रेन, फ्रेग्रेंट एंड वेरी ड्यूरेबल विद स्मूथ ग्लॉसी सरफेस। और मतलब इसका प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। रेजिन की बात करें तो कॉनिफर जो होते हैं ये रेजिन को रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से जो वुड होती है वो सड़ने से बच जाती है, मतलब जल्दी डीके नहीं होती, प्लांट हमारा जल्दी से डेड नहीं होता। कॉनिफर्स आर द मेजर रेजिन यील्डर ऑफ द वर्ल्ड। जो अगर हम पूरी दुनिया में बात करें सबसे ज्यादा जो रेजिन प्रोड्यूस करते हैं वो कॉनिफर ही प्रोड्यूस करते हैं। These resin evaporate their oil and become harder, which make them invaluable in paint, varnishes, paper sizing, medicines and liquor industry। मतलब काफी सारी जगह पर फिर इस रेजिन का यूज किया जाता है।
ये रेजिन वेपोरेट होके जो वेपोरेट जो इसका ऑयल होता है जब वेपोरेट हो जाता है उसके बाद ये हार्ड हो जाती है और अलग अलग इंडस्ट्री में फिर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम ऑयल की बात करें तो ये जो साइकस सीडरस देवदार है इसका इसे हम एसेंशियल ऑयल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसको यूज किया जाता है जो रेड सीडार वुड है, इसको क्लीनिंग टिश्यू के अंदर हम लोग यूज करते हैं, हिस्टोलॉजिकल वर्क के अंदर जिसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और जो यूज करते हैं अगेंस्ट ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, स्किन डिसीज एंड गोनोरिया। इसके अलावा ये रूम स्प्रे, डिसइंफेक्शन, परफ्यूमरी एंड मेडिसिन में भी यूज होता है। अगर हम मेडिसिनल वैल्यू बात करें, ये हमारे पास यही एफिड्रा है, एफिड्रा का ड्राई करके इसका बारीक पाउडर बनाया जाता है। इसी तरह जो हमारे पास टेक्सोल है जो एंटी कैंसरस डिसीज है, सबसे फेमस डिसीज है जो हम कैंसर में यूज करते हैं। मेडिसिनल वैल्यू की बात करें, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एफिड्रीन, एफिड्रा से निकलता है। ये इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, खांसी में करते हैं, सर्दी में करते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के उपचार में किया जाता है। इसको ब्लड प्रेशर के रूप में भी यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है। टेक्सोल जो एक एंटी कैंसर दवा है, ये हमने निकाली है टेक्सस बर्विफोलिया, इसकी बार्क से निकालते हैं इसे। बाकी इसे और भी डिम ग्रंथि, फेफड़े की कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है। जो साइकस रिवोल्यूटा है, इसके जो यंग लीव्स है, नए पत्ते जो निकलते हैं, इसमें से इसका रस निकाल के खून की उल्टी को रोका जा सकता है। अगर कोई सांप काट ले तो इसके एंटीडोट साइकस से निकाले गए एक प्रकार की गोंद से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ये अल्सर को रोकने में भी काम आता है। हाई ब्लड प्रेशर में साइकस के बीज काफी यूजफुल है। इसके अलावा गिंको बाइलूबा, इसके पत्तों का अर्क दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करता है। पाइनस ग्यार्डियाना जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, चिलगोजा एज हम ड्राई फ्रूट की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा इसके बीज का जो तेल है, इसे हम किसी चोट की ड्रेसिंग में भी यूज कर सकते हैं। सीड्रस देवदार, इससे अल्सर में यूज कर सकते हैं या फिर अगर कोई स्किन डिसीज है उस पर भी लगा सकते हैं इसे। टेक्सस बकाटा, इसका अस्थमा, हिचकी, मिर्गी इन सब में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम फैटी ऑयल की बात करें, बहुत सारे कॉनिफर्स ऐसे हैं जो रिच होते हैं फैटी ऑयल्स के अंदर। ये जो ऑयल होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द सीड ऑफ द पाइनस सिम्ब्रा, और ये इडेबल भी होते हैं और पेंट के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑयल ऑब्टेन किया जाता है इसको कुकिंग में यूज किया जा सकता है, फॉर मेकिंग क्राफ्ट वेपर भी यूज कर सकते हैं और पेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, सोप के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल से इसे यूज किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, टैक्सोल हमारे पास सबसे पहले एंटी कैंसरस डिसीज है, ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, ओवरियन कैंसर के अगेंस्ट, मेलोनोमा, कोलोन कैंसर हम लोग टैक्सोल का यूज करते हैं। एफिड्रा जो है, एफिड्रा से एक बहुत वैल्यूएबल ड्रग एफिड्रीन बनाई जाती है। एफिड्रीन को हम लोग कोल्ड में यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में या फिर कोई फीवर हो तब यूज किया जाता है। एरोमेटिक बीवरेज जो मरमोन टी है ये भी एफिड्रा से ली जाती है। अंबर की अब बात करें, ये एक तरह का फॉसिल्स है, वाटर इनसोल्यूबल ट्री रेजिन है जो सिक्रीट किया जाता है पाइन के थ्रू, येलो, ब्राउन, ब्लैक और हार्ड, और ये इसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है। एरोमेटिक मतलब बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाली स्मेल देता है। अगर हम लकड़ी की बात करें, सोर्स ऑफ टिम्बर, इसे काफी तरह की कीमती लकड़ी हम लोग तैयार कर सकते हैं। नरम लकड़ी होती है इसलिए इस पे काम करना इजी रहता है। इसे किसी तरह की डेकोरेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। कोनिफर और टैक्सोल की अगर बात करें तो इसकी अच्छी क्वालिटी, हल्का रंग, मजबूत लकड़ी है, इसकी वजह से अलमारी और फर्नीचर के लिए काफी यूजफुल चीज है। एबीज को अगर हम देखें तो इसकी हल्की लकड़ी और इसमें इसकी लकड़ी ऐसी होती है जिसमें जल्दी दीमक नहीं लगता। बाकी इसमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी देता है। माचिस की लकड़ी बनाने में इसमें यूज करते हैं और भी बाकी घरेलू सामान में इसका यूज किया जाता है। देवदार की लकड़ी की अगर बात करें, ये भी काफी टिकाऊ, तैलिया और इसमें काफी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। टेक्सास की बात करें, इसकी लकड़ी चिकनी, चमकदार और मजबूत रहती है जिसको हम लोग घर की फर्निशिंग में यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास पोडोकार्पस है, इसको प्लाईवुड में यूज किया जा सकता है। अलग अलग जिम्नोस्पर्म की अलग अलग स्पीशीज हम लोग अलग अलग कामों में ला सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे गम निकाल सकते हैं। हम लोग इसे जो इन्होंने अलग अलग उसकी बात की है, जैसे ओवरी हो गया, ओवरीज का स्वोलन राउंडेड बेसल पोर्शन होगा। एंजियोस्पर्म का जो पोलन चैम्बर है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूसेलस, सम जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन अंदर सेटल होंगे, जहां से पॉलिनेशन के लिए रिलीज होंगे। प्रो एम्ब्रयो हम लोग बोलते हैं जो यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट से मतलब जहां से हमारा यंग प्लांट निकलेगा। इसके अलावा ऊपर था, इसे गम निकलता है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब जो जनरेशन होती है वो रिपीट होती रहती है। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, मेजर जो पोर्शन रहता है, मेजर टाइम, ज्यादातर टाइम स्पेंड किया जाता है स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल के थ्रू, और बाकी कुछ टाइम ये गैमेटोफाइट में भी दिखाता है अपना। इसलिए इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन बदलती रहती है। अगर हम इसके तेल के में देखें, सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, ये साइकस रिव्यूलिटा, पाइनस सिम्ब्रा, इसे हम तेल का खानों में यूज कर सकते हैं इसके तेल का। इसके अलावा लकड़ी के तेल का प्रयोग स्लाइड प्रिपरेशन में किया जाता है। और ऑयल इमर्शन एक तकनीक है जिसका उपयोग माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा लाल लकड़ी हम लोग इसका उपयोग विज्ञान के कामों में ऊतकों की सफाई के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा इसके दुर्गंध कमरे के स्प्रे, कीटाणुनाशक, इत्र और दवा की तैयारी आदि में किया जाता है। मतलब इसका नेचर इस तरह का है, एरोमेटिक फ्रेग्रेंस देता है, अच्छी खुशबू वाला है। दूसरी बात ये इंसेक्ट रेपिलेंट इसका नेचर होता है, जल्दी से कीड़े मकोड़े को अपने आसपास नहीं आने देता, इसलिए हम लोग इसका अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। आगे इन्होंने फिर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस दी है। गोंद का उपयोग, साइकस जो होता है, साइकस से एक तरह का गोंद निकलता है, सांप के काटने पर हम लोग जिसका यूज कर सकते हैं। चमड़ा बनाया जाता है, चमड़ा उद्योग के अंदर देखें तो हमारे पास पाइनस हो गया, सिकुआ हो गया, इससे छाल से टैनिन निकलता है, जिसे आगे हमारा चमड़ा बनता है। और अगर हम एम्बर की बात करें, ये वही पानी में अघुलनशील पीले काले रंग का कठोर है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जिसका हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास है जो हमारे पास इसको हम लोग पाइप के सिगार धारक के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और मेन बात इसमें हम लोग इसका ऑर्नामेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, अपनी किसी तरह की हमारी ज्वेलरी वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जाइलम है, जाइलम की बात की इन्होंने, टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू जो क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा वाटर एंड सोल्यूबल्स को। टेस्टा जो होता है, मिडल स्टोनी लेयर चेंज इनटू हार्ड लेयर कॉल्ड टेस्टा इन जिम्नोस्पर्म सीड। ये सीड के हमारे 3 पोर्शन होते हैं, टेस्टा, टैगमन, और इसमें विविपेरी कंडीशन की इन्होंने बात की है। विविपेरी क्या है, फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यंग प्लांट और bulbils at the floral axis, phenomena of germination of seed or spores in situ or maternal plant even before in release। कपड़े में देखें तो कपड़े में रेशम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा फाइबर बोर्ड में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, पेंसिल बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। रेजिन का हम लोग काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। रेजिन अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरह की रेजिन बनाती है। सबसे मेजर जो रेजिन बनाने वाला है वो ये कॉनिफेरल्स की कैटेगरी आती है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इनकी, क्योंकि इनकी सिमेट्रिक अपीयरेंस इतनी अच्छी है। इसके अलावा इनका एवरग्रीन नेचर, सदाबहार वाली जो इनकी प्रकृति है, मतलब इनका ऐसा नहीं है कि अभी स्प्रिंग सीजन है तो बहुत अच्छा ये दिखने में है और उसके बाद जो पतझड़ आएगा तो इसके पत्ते झड़ जाएंगे, ये हमेशा एवरग्रीन रहता है। हम और दूसरी बात ये इनका स्लो ग्रोथ रहती है। एक बार अगर ग्रो करो तो ऐसा नहीं है कुछ टाइम के बाद हमें कट करना पड़ेगा, इतनी ज्यादा वो स्पेस ले लेगा। इसका हमेशा एक लेंथ रहती है, एक सिमेट्रिकल पोर्शन रहता है साइकस का, जैसे यहाँ पर इमेज दी रखी है। इसके अलावा इन्होंने सागो की बात की है, सागो साबूदाना जो फेमस चीज है साइकस से, जिसे लेते हैं हम लोग। एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन का हम लोग काफी जगह यूज करते हैं।
और जो यंग शूट होती है वो एडिबल है, उसे हम लोग खा सकते हैं। फिर इन्होंने बार बार रेजिन की बात की है। टर्पेंटाइन रेजिन बनाने के लिए हम लोग इसको व्यावसायिक रूप से निकाल सकते हैं। इसके अलावा रेजिन से प्राप्त पाइनस रेजिन का हम लोग यूज कर सकते हैं कागज लिखने में, पेंट, प्रिंटिंग, स्याही बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मोम का प्रयोग दर्द को दूर करने, ब्रोंकाइटिस को ठीक करने, वॉर्म्स को बाहर निकालने में मेडिसिनल की तरह यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा ये हमारे पास ये अलग अलग तरह की इमेज है, जैसे गिंको की है पहली, दूसरी हमारे पास नीटम है, तीसरा सिक्वेयर जो सबसे लंबा प्लांट होता है हमारे पास। ये हमारे पास पाइनस की इमेज है। अगर हम इसकी ओवरऑल देखें, मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने का जो जाल होता है, रस्सी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो साइकस की पत्ती है, इसका टोकरी बनाने में, चटाई बनाने में, टोपियां बनाने में यूज किया जा सकता है। और साइकस मैक्रोजेमिया, इसके रेशो को हम लोग तकियों को भरने, गद्दे बनाने में यूज कर सकते हैं। जो हरी खाद है, क्योंकि साइकस की पत्तियां इसमें प्रॉपर नाइट्रोजन होता है, तो ग्रीन मेन्योर की तरह यूज किया जा सकता है। और इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे फॉसिलाइज भी हो चुके हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पुराना हमारा इवोल्यूशन की स्टडी में हेल्प करते हैं। इसलिए इसलिए इसे बोला जाता है कि पृथ्वी के पिछले वनस्पति की जानकारी प्रदान करता है। अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो इसका सजावट में, भोजन में, लकड़ी, दवाएं और इससे तेल, गोंद, तारपीन, अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाते हैं। इसका सदाबहार नेचर है, इसकी वजह से इसका उपयोग पार्कों, बगीचों में किया जाता है। साबूदाना स्टार्च, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्फी, इसे पिथ और कोर्टेक्स से बनता है। साइकस की जो पत्तियां होती है, इनको एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। और इसकी फ्रेग्रेंस एरोमेटिक होने की वजह से, अच्छी स्मेल होने की वजह से इसका घर में इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जा सकता है, एज अ स्टेरिलाइजेशन की तरह यूज किया जा सकता है। इसको स्मेल रिलीज करने के लिए भी किया जा सकता है। बाकी काफी सारे बीज है जिनका जो बीज उसका तेल का खाने में यूज कर सकते हैं, तेल का यूज पेंट में, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास साइकस की इमेज है। ये हमारे पास पाइनस है। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी में हम लोग इसमें साइकस की बात करेंगे। साइकस जो डिवीजन है जिसका, जिम्नोस्पर्म, क्लास साइकोडोप्सिडा, ऑर्डर साइकोडेल्स, फैमिली साइकोडेसी। ये हमारे पास अलग अलग तरह की साइकिस की स्पीशीज है। ये दोनों साइकस की है। साइकस की अगर हम बात करें, एवरग्रीन होता है, स्लो ग्रोविंग है, लॉन्ग रहता है, लिविंग रहता है, पाम लाइक रहता है। 1.5 से 3 मीटर की हमें इसकी लंबाई मिलेगी। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है हमारे पास, रूट, स्टेम एंड लीव्स। सागोपाम किससे रिलीज लेते हैं, सागोपाम एक तरह का स्टार्च है जिसे सागो स्टार्च बोलते हैं। रूट इसकी नॉर्मल टैप रूट होती है एंड कैरियोलॉइड रूट होती है। टैप रूट हम लोग बोलते हैं ऐसी रूट जो सीधा जमीन के अंदर जाके पेनिट्रेट करती है। कैरियोलॉइड रूट ये खास कैरेक्टरिस्टिक अलग से साइकस के पास मिलता है हमें। अगर स्टेम की बात करें, स्टेम इसकी जो ट्यूबरस है, और ट्यूबरस होती है जब यंग होती है, और जब बड़ी होती है तो अनब्रांच हो जाती है। लीव्स की बात करें, डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह की मॉर्फोलॉजी वाली, स्केल लीव्स एंड फोटोसिंथेटिक लीव्स। फोलिएज लीव्स की बात करें, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और बड़ी होती है, कंपाउंड विद सर्सिनेट वेनेशन, मतलब इसकी वेनेशन सर्कुलर शेप में मिलेगी, दैट इज अ सर्सिनेट वेनेशन। रेचिस एंड लीफलेट कॉइल्ड होता है इसका। अगर हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देखें तो एपिडर्मिस के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है, कॉर्टेक्स मैनी लेयर्ड होता है, पैरेनकाइमेटस होता है, थिन वॉल सेल होती है इसकी। इसके अलावा स्टार्च सेल, टैनिन सेल्स, म्यूसिलेज कैनाल होती है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, वन लेयर विद कैस्पीरियन थिकनिंग। पेरिसाइकिल इसमें अलग अलग सेवरल लेयर का होता है। टायर कंडीशन होती है, जाइलम एक्सार्क होता है, एक्सार्क की हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारा जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी पे हो और मेटाजाइलम सेंटर में, तब वो एक्सार्क कंडीशन होती है।
सेकेंडरी थिकनिंग एज इन डाइकोट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ की भी हम पहले बात कर चुके हैं, जो क्या करेगा, प्लांट्स का डायमीटर इंक्रीज करने का काम करता है, मतलब उसकी चौड़ाई इंक्रीज करने का काम करेगा। कैरियोलोइड रूट नॉर्मल रूट की तरह ही होती है। कॉर्टेक्स की बात करें, इसके अंदर 3 जोन होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। मिडल जोन होता है, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती है। एल्गल जोन, इसके अलावा एल्गल जोन होता है इसके बाद, जिसमें विद नोस्टॉक एंड एनाबिना कॉलोनी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये साइकस की कैरोलोइड रूट का हमारे पास इमेज है। इसकी सेकंड वाला इसकी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की है। अब मेगास्पोरोफिल की बात करें, फीमेल प्लांट में ये क्लोज स्पाइरल होता है। स्पोरोफिल, काफी सारी स्पोरोफिल इकट्ठा मिलके हमारा एक पूरा फीमेल कोन बनाती है। फर्टाइल रीजन जो होता है उसके पास ओव्यूल होता है, जो रेड कलर का होता है। इसमें अभी हमारे पास ग्रीन कलर का, ये येलो कलर की जो है ये हमारे पास मेगास्पोरोफिल है। जो ग्रीन कलर के है ये ओव्यूल है, क्योंकि अभी यंग सिचुएशन है, यंग कंडीशन है हमारे पास। ये ओवरऑल इमेज है इसकी। ये मेगास्पोरोफिल काफी सारे अरेंज है, ऊपर से इमेज है इस तरह। ग्रीन ग्रीन जो हमारे पास है ओव्यूल है, येलो कलर के हमारे पास मेगास्पोरोफिल है। थैंक यू।